13वां क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन, एक और टफ क्वेश्चन एसएससी का। कौन सा पोर्टल था जिसमें स्टेक होल्डर एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उनको, फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, अप्रूवल थ्रू फॉर एफिशिएंट वे ऑफ लॉगिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था मुझे, कोई आइडिया नहीं था। प्रधानमंत्री जन भागीदारी योजना पोर्टल के बारे में मुझे बस थोड़ा बहुत आइडिया था, बाकी 3 के बारे में मुझे आइडिया ही नहीं था। क्या ये पोर्टल है, क्या होता है इसमें, छोड़ दिया मैंने। ऐसा ही करना है, स्किप करना है, आगे बढ़ना है। नहीं आ रहा क्वेश्चन तो जबरदस्ती नहीं बिठाना है कि मैं अटेम्प्ट करके ही आऊंगा। छोड़ दिया था मैंने क्वेश्चन, ना नेगेटिव हुआ ना पॉजिटिव हुआ, ठीक है, आगे बढ़ गया था। 14th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कैबिनेट मिनिस्टर एक 1946 प्री इंडिपेंडेंस भी हुए थे, इंडिपेंडेंस से पहले भी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे कुछ मिनिस्टर मतलब कुछ लोग पाकिस्तान मूव कर गए थे। तो इसमें पूछा हुआ है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर कौन है। खैर होम मिनिस्टर तो सेम ही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री एक बार भी ढंग से पढ़ी है, तो वो बंदा इस टॉपिक को तो उसने पढ़ा ही होगा, और ये क्वेश्चन वो सही करके आएगा ही आएगा, 100% सही करके आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कंफ्यूज मत होना, 2 तरीके से आ सकता है कि इंडिपेंडेंस से पहले वाले मिनिस्टर्स में से कोई पूछ सकता है, या इंडिपेंडेंट इंडिया वाले में से पूछ सकता है। प्रीलिम्स वाले खासकर ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। 14 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, लगा दिया, आगे बढ़ा। 15 क्वेश्चन, ये तो भाई अगर कोई एसएससी की तैयारी में नया नया आया, वो भी ये बच्चा भी ये क्वेश्चन का आंसर सही कर सकता था। क्यों? स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले क्या था भाई स्टेटस एग्रीकल्चर सेक्टर का? आपको पता है, मुझे भी पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तभी तो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, तभी तो टेक्नोलॉजी आई, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ा चीजों का। दूसरा ऑप्शन, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। पूछ रहा है बिफोर, क्लियरली वो बोल रहा है बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन हमें बताना है। भाई दूसरा ऑप्शन, एडवांस टेक्नोलॉजी उससे पहले कहां से आएगी, दूसरा गलत हो गया। तीसरे में भी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन, यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एंड अबंडेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भारी मात्रा में अवेलेबल था? नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, तभी ग्रीन रेवोल्यूशन आई और तभी क्रांति आई एग्रीकल्चर सेक्टर में। वेरी इजी क्वेश्चन था, कोई भी ये मार्क करके ध्यान से ऑप्शन पढ़ता है एक बार भी सही कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन भाई की वॉल्टर फ्लेमिंग ने कब क्रोमोसोम को स्टेन करा था और उनको क्लियरली देखा था, एंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बताया था। तो यार ये एक तरह से क्रोमोसोम की डिस्कवरी के ऊपर हो गया क्वेश्चन। तो क्रोमोसोम की स्टडी, तो मैंने उस समय ये दिमाग लगाया कि क्रोमोसोम की अगर हम स्टडी की बात कर रहे हैं तो 2 ईयर तो हट जाएंगे। 1780 मैंने हटा दिया, मैंने कहा यार अब बहुत पुरानी बात होगी कि क्रोमोसोम इतनी पहले ही आपने ढंग से स्टडी कर लिए, वेरी हाईली अनलाइकली। और 4th ऑप्शन भी मैंने हटा दिया 1956 वाला। क्यों? क्योंकि 1956 वाले हटाने के पीछे भी मेरा ये रीजन था कि बहुत नई बात हो गई, काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई होगी, तब तक तो काफी ज्यादा रिसर्च हो चुकी होगी इस टॉपिक पे। पहली बार क्रोमोसोम को इतने ढंग से पढ़ना नहीं, पहला और चौथा ऑप्शन हटा दिया था। 50-50 हो गया था इन दोनों के बीच। अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में मैंने दूसरा ऑप्शन लगाया, गलत हो गया, -1 हो गए। लक बेस्ड इसे कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या मेरी गलती थी, कहां मेरा लक नहीं चला, कहां मेरा लक चला। तो ऐसा नहीं है हर बार आपका लक चले, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा गलत हो गया था, यहाँ मेरे को -1 झेलने पड़े थे। 17th क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है भाई, एक बार फिर से। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो प्रेसिडेंट को बाउंड कर देता है एडवाइस फॉलो करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। कोई भी बंदा बता सकता है, आपने अगर पढ़ी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में तो 100% पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। तो ये था, और ऑब्वियसली आप ये भी जानते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही होता है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था जब प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है, बहुत सारी चीजें हुई थी इस अमेंडमेंट एक्ट में, और ऐसा कोई आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर बढ़ रही है कहीं ना कहीं कुछ चेंज आने से, तो आप समझ जाना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही होगा वो, ठीक है। तो ओके, इसका मैंने 4th लगाया था प्लस 3 नंबर पूरे। 18th क्वेश्चन है, ये थोड़ा फंसा देने वाला क्वेश्चन था। 4 बुक्स के नाम है, बुक्स एंड ऑथर में पढ़ के गया था और ट्रिक से मैंने याद करे थे बुक्स एंड ऑथर के नाम, लेकिन
कई बार फंस जाता है कुछ ना कुछ। आनंद मठ, देखो डी ऑप्शन देखते साथ ही मैंने 4 बुक के नाम पढ़े, मैंने कहा यार डी ऑप्शन तो पक्का 2 होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 100%। मैं यहाँ पे 100% श्योर था, मुझे आनंद मठ का याद था क्लियरली कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है आनंद मठ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, काफी फेमस बुक है भाई और उनका नाम मुझे याद था। बचे 2 ऑप्शन, 50-50 हो गया था अगेन यहाँ पे कौन सा होगा। अब देखो मैंने ट्रिक बना रखी थी एक, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब बुक को याद करने के लिए, वो मुझे अगर मैं रट्टा मारा होता तो मुझे याद नहीं रहता, पर उस समय वो ट्रिक बना रखी थी तो मुझे एकदम से ट्रिक क्लिक कर गई कि हाँ ये ट्रिक से मैंने याद किया। तो मैं बता देता हूँ ट्रिक क्या थी। मैंने ट्रिक ये बनाई थी कि फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चंद्र वोहरा ने लिखी है, तो जब बॉम्ब फटता है ना, तो बॉम्ब फटता है तो लोग चरण उठा के भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है चारों तरफ। तो ऐसे मैंने याद किया था कि फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चंद्र वोहरा, तो उससे मैंने ऑप्शन, ऑब्वियसली बात है एक ही ऑप्शन था जो दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा था, 4th हटाया, 1 को मार्क किया, पूरे +3 नंबर मिले थे मुझे इस क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्रिक बनानी है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, अपने हिसाब से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ट्रिक चाहे कितनी भी स्टूपिड हो। मैंने भाई पर्सनली बता रहा हूँ 200-300 बुक्स एंड ऑथर एक दिन में याद करे, और सिर्फ इसलिए कि मैंने ट्रिक बना के याद किए थे। ट्रिक बना के याद करना, ठीक है, चीजों को जितना ट्रिक बना के याद करोगे उतना बेटर रहेगा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट ऑकर ओवर वाटर बॉडीज एंड आर जनरली लेस सेवियर देन लैंड टॉर्नेडोज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड छिपा था यहाँ पे, लेस सेवियर, काफी उतने ज्यादा सेवियर नहीं होते जितने लैंड टॉर्नेडोज होते हैं, उतनी ज्यादा तबाही नहीं मचाते। जब मैंने ये वर्ड पढ़ा ना लेस सेवियर, तो ही मैं एक चीज समझ गया था यार ये हरिकेन तो हो नहीं सकता, ना ही ये टाइफून हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बारे में हमने छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये तो बहुत तबाही मचाते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है लेस सेवियर देन लैंड टॉर्नेडोज, तो कहीं ना कहीं माइंड में बिठा लिया था कि हाँ ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। एक चीज याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में फंसो तो उसको एक बार हिंदी में स्विच करके देख लेना। मैंने वही करके देखा, जैसे ही मैंने इसको हिंदी में स्विच किया ना, मैं दिखाता हूं आपको, ये आ गया था मेरे सामने, जल बवंडर, वाटर स्पाउट्स और स्क्वाल्स। भाई जब पूछा ही है कि, जब यहाँ पे पूछा ही हुआ है कि वाटर बॉडीज के ऊपर आने वाले ऑकर होते हैं, ये वाटर बॉडीज के ऊपर ऑकर होते हैं, तो जल बवंडर ही तो होते होंगे ना। मेरे को क्लियर हो गया कि स्क्वाल्स तो होगा नहीं, इसका वाटर स्पाउट्स ही होगा, और क्लियरली लिखा हुआ जल बवंडर। टिक किया, पूरे +3 नंबर मिले। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 20 में ये था कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, यानी कि फंडामेंटल राइट को क्लियरली डीपीएसपी से बढ़ा बताया था। ये मुझे याद नहीं आया था उस वक्त एग्जाम हॉल में, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि फंडामेंटल राइट, मैंने वर्ड पढ़ा और उसके हिसाब से लगा कि ऑप्शन 2 होना चाहिए इसका, केशवानंद भारती। अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में मैंने इसका आंसर मार्क कर दिया था, जो मेरी मिस्टेक थी, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने 2 लगाया था, हो गया था गलत। नेक्स्ट टाइम आपके कभी भी किसी पेपर में आ जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि गोलकनाथ केस ही वो केस था जिसमें फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से बढ़ा दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो यार ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा कॉमन सेंस वाला था, कि इसमें कोई नॉलेज की बात नहीं है, इसमें कॉमन सेंस लग रही थी। किसने पॉलिटिकल पार्टी को अर्ज करा, रिक्वेस्ट करी कि भाई यूनिटी वाले भाषण दें, यूनिटी वाले आइडियाज प्रमोट करें, और एक कीवर्ड यहाँ पे छिपा हुआ था, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ था, ईव ऑफ नेशनल वोटर डे, यानी नेशनल वोटर डे से एक दिन पहले किसने ये बात बोली थी। अब एक बात सोचो कि यूनिटी के बारे में बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज को बोला जा रहा है कि आप यूनिटी से रहें, तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 तो हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों का ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हो नहीं सकते, क्योंकि वो खुद पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। बचे 2, तीसरा और चौथा ऑप्शन। पर इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था कि ईव ऑफ नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे की बात हो रही थी, तो इस वजह से इसका आंसर क्लियर था, कि वहां से आपको आइडिया लग जाता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भाई जब इतना बड़ा डे है, नेशनल वोटर्स डे से एक दिन पहले भाषण हो रहा है, तो किसका होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ही होगा ना। तो यही सोच के मैंने ऑप्शन नंबर 3 मार्क कर दिया था और मुझे इसके पूरे +3 नंबर मिले थे। ठीक है, 22वां क्वेश्चन यहां मेरा लक चल गया था।
क्वेश्चन था कि किसने वर्ल्ड चेस्ट आर्मागेडॉन एशिया एंड ओशियानिक इवेंट जीता था 2023 अप्रैल में। मुझे इसका आंसर नहीं आता था सच बताऊं तो। डी गुकेश मैंने मार्क किया था, इसलिए मार्क किया था क्योंकि डी गुकेश उस समय राइस पे थे। डी गुकेश, मुझे बस इतना याद था कि हाँ डी गुकेश ने काफी सारे टूर्नामेंट जीते हैं, उनका नाम बढ़ रहा था उस समय। तो यही सोच के, सिर्फ ये सोच के मैंने डी गुकेश उस समय आंसर मार्क कर दिया था। बाकी मुझे श्योरिटी नहीं थी, बट वही है कि लक कई बार आपका चल जाता है, कई बार नहीं चलता। ये सोच के मैंने ऑप्शन 1 मार्क करा था और मेरे को +3 नंबर मिले थे इसमें पूरे। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन यार काफी इजी क्वेश्चन था कि इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है, एक असर्शन है, एक रीजन है, बताना है कि क्या दोनों सही है या एक सही है इनमें से, या दोनों गलत है। तो पहला आप पढ़ो, असर्शन पढ़ो। अगर किसी ने हिस्ट्री एक बार भी पढ़ी है तो वो पहला बता सकता है कि ए क्या था, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज वन ऑफ द डिसिसिव बैटल्स ऑफ इंडिया। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ भाई, पानीपत की बैटल बहुत ज्यादा डिसिसिव थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि मुगल इन्वेडर्स इंडिया में उसी बैटल के बाद आए थे। तो ये तो आपको पता ही है, किसी ने भी हिस्ट्री एक बार भी पढ़ी होगी, ऊपर ऊपर से ही पढ़ी होगी, उसको पता होगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्या थी। ए तो सही हो गया। आर पढ़ो, इट ब्रॉट इनटू पावर अ न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर्स कॉल्ड मुगल्स। एकदम सही है, बाबर ने लड़ी थी, बाबर जीत गए थे, इंडिया में मुगल इन्वेडर्स आ चुके थे इस बैटल के बाद। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि स्टेटमेंट ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये देख के क्लियरली पता चल गया था इस स्टेटमेंट को, तो हमने मार्क कर दिया सेकंड और हम आगे बढ़ गए। ठीक है, 3 नंबर पक्के। इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन यार थोड़ा दिमाग लगाने वाला था ये भी, यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा सोचा इस क्वेश्चन में। 2020 में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ, वो किस ओकेजन पे हुआ था? आपको एक चीज याद रखनी है कि कोई भी मिशन वगैरह लॉन्च होते हैं तो जब भी आपने सुना होगा, ये कभी भी दिवाली होली जैसे त्योहारों पे तो लॉन्च किए नहीं जाते। दिवाली पे हो रहा है, होली पे हो रहा है, ईद पे हो रहा है। ये नेशनल हॉलीडेज पे लॉन्च किए जाते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। यूजुअली यहाँ पे इन स्पेशल ओकेजन्स पे लॉन्च किया जाता है कोई मिशन अगर वगैरह आप सुनेंगे तो। यही मैंने लॉजिक लगाया और ये लॉजिक के चलते हुए मैंने दिवाली तो बिल्कुल क्रॉस कर दिया था कि दिवाली तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट मेरे दिमाग में क्या चला, यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर 2020 में, और हेल्थ मिशन की भी बात की हुई है। और मेरे को याद था कि 2020 में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि कोरोना आया था। अब कोरोना आया था मार्च में। अब कोरोना के बाद ये मुझे पता है कि कोविड आया है मार्च में, तो नेशनल हेल्थ मिशन जो लॉन्च किया गया होगा वो कोविड से पहले तो किया नहीं गया होगा, वो इंडिपेंडेंस डे या गांधी जयंती पे किया गया होगा, क्योंकि रिपब्लिक डे तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिपब्लिक डे आपका पड़ता है 26 जनवरी को। तो 2 ऑप्शन हो गए। अब मैंने अक्टूबर क्यों नहीं लगाया? अक्टूबर मैंने ये सोच के, मेरे दिमाग में ये चल रहा था एग्जाम हॉल में कि मैं अक्टूबर नहीं लगा सकता, क्योंकि मार्च के बाद अक्टूबर तक कोई मिशन, हेल्थ मिशन लॉन्च करना काफी देर हो जाती, काफी लेट हो जाता। तो जस्ट इस लॉजिक के चलते हुए मैंने इसका आंसर मार्क किया था ऑप्शन 1, 15 अगस्त, कि हाँ भाई मार्च में कोरोना आया और हेल्थ मिशन जो लॉन्च किया हुआ इन्होंने इंडिपेंडेंस डे को ही लॉन्च किया हुआ। मैं काफी श्योर हो गया था उस समय, बल्कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था करंट अफेयर्स में, मैंने पढ़ा भी नहीं था ये कि ऐसा कुछ हुआ था। प्योर कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कॉमन सेंस के बेसिस पे मैंने अटेम्प्ट किया, पूरे +3 नंबर मिले थे मुझे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, इंडियन सिटी कौन सी है जिसमें लीस्ट डिफरेंस रहता है एवरेज टेम्परेचर में हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ्स में? रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी आप बता सकते हैं कि कोस्टल सिटीज जितनी भी होती हैं, जैसे गुजरात है, मुंबई है, ये सारी सिटीज में आपको पता है कि बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। और ये जो एक ही कोस्टल सिटी है इन चारों में, बाकी तीनों क्या है, इनलैंड सिटीज है, मुंबई, श्रीनगर, भोपाल, दिल्ली। क्लियर आंसर पता चल रहा था। इसका एक फिनोमिना भी होता है, मेरे को अभी कहीं ना कहीं याद नहीं आ रहा वो फिनोमिना का नाम क्या था, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी, ऐसा शायद यही है फिनोमिना की जो रहता है। तो इसका क्लियर आंसर था, इसमें तो मैं 100% श्योर हो गया था क्वेश्चन देखते साथ ही कि इसका आंसर तो ऑप्शन ए मुंबई ही होगा, और ये भी मेरा सही हो गया था। मैंने एग्जाम में 25 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 16 क्वेश्चन मेरे सही थे और 6 क्वेश्चन मेरे गलत थे। मेरे गलत काफी ज्यादा हुए, कहीं ना कहीं मैं डेस्परेट हो गया था, कहीं ना कहीं मैं अपने अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में हो गया था, वरना मैं चाहता तो 1-2 क्वेश्चन पूरी तरह से छोड़ भी सकता था, बट फिर भी मेरा स्कोर 42 रहा। आप लोगों का भी मेंस आने वाला है, 2 हफ्ते ही रह गए हैं। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, पैनिक मत करना, और जब तक 50-50 ना हो रहा हो, 2 ऑप्शन ना हट रहे हो, तब तक अटेम्प्ट करने के लिए मत जाना कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहूंगा। जो लोग भी अपना मेंस देने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में अपीयर होने वाले हैं, 2027 में अपीयर होने वाले हैं,
आप लोगों को भी डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लग गया होगा कि जीएस का पेपर इज मोर अबाउट कॉमन सेंस देन रादर देन अबाउट नॉलेज। कॉमन सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर तो सेमी टीचर पढ़ा रहे हैं सबको, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं और गुड नाइट, जय हिंद।